हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। ये हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का लेक्चर है जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ मैपिंग भी कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल के बारे में। यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि दशाओं के बारे में जानेंगे और सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव तथा प्रथम और द्वितीय नगरीकरण की तुलना भी करेंगे। साथ ही इस काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम महाजनपद काल की राजनीतिक विशेषताओं की बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था और फिर बड़ी प्रादेशिक इकाइयां सामने आने लगी थी और इसी के चलते 16 महाजनपदों का विकास हुआ। इसमें काशी, मगध, अवंती जैसे महाजनपद राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली से संचालित थे। वहीं मल्ल और वज्जी महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक परिवर्तनों से क्षेत्रीय विस्तार भी हुआ था, जिससे जनपद आपस में मिलकर महाजनपद बन गए। लोहे के प्रयोग होने से खेती का या कृषि का विकास हुआ, जिससे उत्पादन बढ़ा। अब राज्य विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने पर बल देने लगे थे। भू राजस्व की राशि उत्पादन का 1/6 भाग थी, इसलिए राजा को 60 भागी कहा जाता था। ऐसे में राजकोष समृद्ध भी हुआ और स्थायी सेना और रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का भी निर्माण हुआ। अब अधिकारियों को वेतन दिया जाने लगा। साथ ही राजकीय मोहरें और लेखन प्रणाली का भी विकास हुआ। राजा की शक्ति बढ़ने लगी थी। अब इस समय तक वैदिक काल की जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी, सभा और समिति, वे समाप्त हो गई थी और उनकी जगह मंत्री परिषद का गठन हुआ था, जिसका अस्तित्व राजा की इच्छा पर निर्भर होता था। राजा की अब निरंकुशता स्थापित हुई थी और राज्य निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब आगे आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो इस समय आर्थिक समृद्धि बढ़ी, बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ, लोहे के प्रयोग से हथियारों का निर्माण हुआ, जिससे वनों को काटना आसान हुआ और इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। और लोहे के प्रयोग से भूमि की जुताई कर कठोर भूमि को भी उर्वरक बनाया गया। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि अधिशेष भी बढ़ा। इस व्यापक कृषि अधिशेष ने गृहपति या गृह स्वामी को समृद्ध बनाया। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र के विस्तार से जनसंख्या वृद्धि भी हुई और धान रुपाई पद्धति के विकास से चावल का अत्यधिक उत्पादन हुआ और यह चावल उत्पादक क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व की अधिकता से युक्त रहे। इस तरह श्रम की उपलब्धता बढ़ी और गैर कृषि कर्म अर्थात शिल्प और उद्योग का भी विकास हुआ, जो श्रम विभाजन और विशेषीकरण से युक्त हुए। शिल्पों में आई विविधता ने व्यावसायिक संघों और श्रेणियों का विकास किया। इन संघों ने शिल्पियों और कारीगरों को संगठित किया तथा उत्पादन और वितरण की सुचारू प्रक्रिया शुरू हो गई। देशी और विदेशी व्यापार भी बढ़ने लगा। वणिक वर्ग समृद्ध भी होने लगे, जो सेट्टी कहलाए आगे चलकर। साथ ही व्यापार का नेतृत्व करने वाले को सार्थवाह कहा जाता था। ये संपन्न लोग नगरों में निवास करते थे। इसी क्रम में मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और चांदी की आहत मुद्राएं सामने आईं। फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। अब उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगर सामने आने लगे थे। इसी तरह नगरीकरण को बढ़ावा मिला, जो भारत में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि लोहे के ज्ञान और कृषि क्षेत्र में इसके प्रयोग ने आर्यों को पशुचारक अर्थव्यवस्था को उन्नत कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर नगरों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब महाजनपद काल की सामाजिक दशाओं की बात करें तो 600 ईसा पूर्व के बुद्धकालीन समाज में चतुष्वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी और इसका आधार पूर्णतः जन्म हो गया था। इस तरह सामाजिक विभाजन गहरा हुआ और समाज में अस्पृश्यता की भावना सामने आ गई। इस काल में राजनीतिक क्षेत्र में क्षत्रियों की भूमिका बढ़ने लगी थी। ब्राह्मण क्षत्रिय तनाव भी पैदा हुए। यही वजह थी कि बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों को सामाजिक संरचना में प्रथम स्थान पर रखा गया और वहीं जो वैश्य वर्ण था वह समृद्ध वर्ग के रूप में सामने आया। लेकिन इनके पास धन तो था, लेकिन ये अपनी वर्तमान सामाजिक पदानुक्रम स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मतलब धन के अनुसार समाज में रिस्पेक्ट चाहते थे। इसलिए इस वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। इस काल में दास प्रथा भी मौजूद थी। दासों को पहली बार आर्थिक गतिविधियों में लगाया गया। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, लेकिन उनकी शैक्षणिक राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल विवाह, बहु विवाह का प्रचलन फिर शुरू हो गया था। स्त्री जीवन को पूर्णतः पुरुष के अधीन किया गया। अतः इस निम्न सामाजिक स्थिति से ऊपर उठने की अभिलाषा ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। अब बात करते हैं नवीन धर्मों के उदय के बारे में, मतलब नए जो धर्म वह कैसे सामने आए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक जटिल चतुष्कोणीय व्यवस्था और तनावपूर्ण सामाजिक संबंधों का विकास हुआ था। यहाँ पे जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, जिसने समाज को विशेषाधिकार और अधिकार विहीन वर्ग में बांट दिया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेषाधिकार वर्ग थे और एकमात्र करदाता वैश्य वर्ण था। वहीं शूद्र सेवक के रूप में काम करते थे।
अब देखिए, यहाँ पर वैश्य सामाजिक दशाओं में निम्न स्थान पर था, लेकिन धनवान था और असंतुष्ट भी था। और ऐसी ही कुछ स्थिति वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में भी देखी थी, जिसने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। देखिए, लोहे के प्रयोग और राज्य विस्तार के साथ ही क्षत्रियों की शक्ति और सम्मान बढ़े थे, अतः ब्राह्मणों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई थी। क्षत्रिय चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें उनकी सामाजिक संरचना में स्थिति सर्वोच्च हो, और ये तभी संभव था जब परंपरागत धार्मिक सामाजिक मान्यताएं टूट जाएं। इसलिए क्षत्रिय वर्ण ने नवीन धार्मिक संप्रदायों को सहयोग दिया और उनके उदय में समर्थन किया, जैसा कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट आंदोलन के समय वहां के शासकों ने भी सहयोग किया था। फिर आगे वैश्य वर्ण में भी असंतोष व्याप्त था। लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ था और भूमि की गहरी जुताई होने से उत्पादन अधिशेष में वृद्धि हुई थी, जिससे कि गैर कृषि कर्म, विभिन्न शिल्प उद्योग आदि का विकास हुआ और व्यापार वाणिज्य भी बढ़ा। व्यापार के चलते मुद्रा अर्थव्यवस्था स्थापित हुई तो वैश्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यथोचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था उन्हें। वैश्य असंतुष्ट थे। इसमें वैश्यों के साथ ये होता था कि ब्राह्मण धर्मशास्त्र कर्ज और ब्याज के लेन देन को पाप कर्म मानते थे, अतः वैश्य जो आर्थिक गतिविधियों में कर्ज और ब्याज के लेन देन से जुड़े थे, उन्हें समाज में नीची निगाह से देखा जाता था, इसीलिए ये वर्ण असंतुष्ट था। इसी तरह चौथे स्थान पर मौजूद शूद्र वर्ण भी अपनी निम्न स्थिति से असंतुष्ट था। अस्पृश्यता की भावना के कारण सामाजिक अपमान से वे पीड़ित थे, और यह सभी समूह ऐसी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था चाहते थे जहाँ उनके लिए सम्मान और समानता हो, साथ ही जन्म आधारित भेदभाव न हो, कर्ज और ब्याज की गतिविधियों को मान्यता मिले। इसी क्रम में वे नवीन धर्मों के समर्थक और सहयोगी बने। अब नवीन धर्मों के उदय का आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो कृषि अधिशेष होता था उसमें खेती करने के लिए बैलों की आवश्यकता होती थी, और ब्राह्मण धर्म के जो कर्मकांड थे उसमें बलि प्रथा दी जाती थी। इसके चलते बड़े पैमाने में पशुधन नष्ट हो जाता था। ऐसे में अपनी आजीविका या कृषि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोग नए धर्मों के उदय को समर्थन देते हैं, जिनमें बौद्ध और जैन धर्मों के अहिंसा के सिद्धांत को उन्होंने अत्यधिक समर्थन दिया। तो इस तरह जब आर्थिक विकास हो रहा था तो धन के संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी थी। इसी के चलते समाज में विषमता भी बढ़ी, और जो लोग आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे वे पुनः उस अर्थव्यवस्था में लौटना चाहते थे जहां धन संचय की प्रवृत्ति ना हो। नवीन धर्मों ने इस धन संचय की प्रवृत्ति पर चोट कर इस वर्ग की आशाओं को भी पूरा किया, इसलिए नवीन धर्म के उदय को बढ़ावा मिला। अब नए धर्मों के उदय का धार्मिक कारण क्या था वो देख लेते हैं। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ना परंपरागत धार्मिक जीवन कर्मकांड और आडंबर से भर गया था, और इन कर्मकांडों के लिए मध्यस्थों की भूमिका अनिवार्य हो गई थी। इस कर्मकांड के लिए अत्यधिक धन संपत्ति की भी आवश्यकता थी, जिसमें जनसाधारण प्रायः असमर्थ था। वहीं दूसरी तरफ यज्ञ और बलि के माध्यम से मिलने वाली प्रचुर धन संपदा के कारण नैतिकता को उपदेश देने वाले पुरोहित वर्ग स्वयं सुविधापूर्ण जीवन जी रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक थी, इसीलिए नवीन धर्मों ने कर्मकांडों को अस्वीकार कर मध्यस्थों की भूमिका को अनावश्यक बताया। फिर आगे चलकर उपनिषदीय विचारधारा ने भी नवीन धर्मों के उदय को प्रेरित किया। यह तत्कालिक कर्मकांड और आडंबरों के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया उपनिषद में ही व्यक्त हुई थी। मुंडकोपनिषद में कहा गया कि यज्ञ टूटी हुई नाव के समान है जिनसे भवसागर पार नहीं किया जा सकता, अर्थात यह कर्मकांड निरर्थक है। दूसरी तरफ अरण्यक साहित्य ने कर्मकांड के बजाय तप पर बल दिया। इस तरह ज्ञान और तप पर बल देकर इन विचारधाराओं ने नवीन धर्मों के उदय को प्रेरित किया। यही वजह है कि बौद्ध और जैन धर्म ने कर्मकांड का विरोध किया और अहिंसा पर बल देते हुए ज्ञान और तप पर बल दिया। अब हम द्वितीय नगरीकरण की बात करते हैं। यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीकरण कैसे हुआ वो देखते हैं। पहला नगरीकरण हमें देखने मिला था हड़प्पा सभ्यता में। अब ये दूसरा नगरीकरण की बात कर रहे हैं हम महाजनपद काल में। तो इन दोनों में अंतर क्या था वो देखते हैं। तो नगरीकरण के तत्वों की मौजूदगी हड़प्पा सभ्यता के प्रथम नगरीकरण और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के द्वितीय नगरीकरण दोनों में दिखती है। इन तत्वों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इन दोनों के नगरीकरण में कुछ समानता के तत्व तो मौजूद हैं, लेकिन साथ ही नगरीकरण के स्वरूप में अंतर भी दिखता है, जो इस प्रकार है। पहला, भौगोलिक क्षेत्र में अंतर। भारत के प्रथम नगरीकरण सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था और वह कांस्य युगीन था, जबकि दूसरा नगरीकरण गंगा घाटी में दिखाई पड़ता है तथा यह लोह युगीन था। यहाँ लोहे ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। दूसरा अंतर है विनिमय के साधन में अंतर। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रथम नगरीकरण में कुछ मोहरों का साक्ष्य मिलता है, किंतु इसका प्रयोग विनिमय के साधन के रूप में नहीं किया जाता था, बल्कि वस्तुओं पर पहचान के लिए सील के रूप में किया जाता था। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, जबकि लोह युगीन द्वितीय नगरीकरण में चांदी से निर्मित आहत मुद्राएं विनिमय के साधन के रूप में प्रयुक्त होती थी। इस तरह यहाँ मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौजूद थी।
फिर तीसरा अंतर आता है शहरों की जीवन अवधि में अंतर। हड़प्पाई नगर अपने संपूर्ण विशेषता के साथ 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मौजूद थे। उसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक भारत में नगर नहीं दिखाई दिए, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के गंगा घाटी के द्वितीय नगरीकरण में जिन नगरों का उदय हुआ उनका पूर्ण रूप में कभी अंत नहीं हुआ, अर्थात नगरीकरण कभी समाप्त ही नहीं हुआ। यहाँ पर हर्षवर्धन के समय भी जहाँ नगरों का पतन हुआ वहाँ भी किसी न किसी क्षेत्र में नगर मौजूद ही थे। स्वयं हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज एक समृद्ध नगर था, मतलब यहाँ नगरों की निरंतरता दिखाई देती है। तीसरा अंतर देखने मिलता है नगरीकरण के स्वरूप में अंतर। अब हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण का स्वरूप अत्यधिक विकसित था। सुनियोजित नगर निर्माण योजना, जल निकासी प्रणाली, जल संरक्षण योजना इस नगरीकरण के विशिष्ट पहलू थे, जबकि गंगा घाटी के द्वितीय नगरीकरण में भौतिक जीवन इतना उच्च नहीं था। आगे चलकर मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में नगरीकरण का विकास, उनका विकसित रूप और उच्च स्वरूप देखने मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक महानगर अस्तित्व में आए थे। जैसे बौद्ध ग्रंथों में 6 महानगर देखने मिलते हैं: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, काशी और कौशाम्बी। तो ये सारी बातें थी महाजनपद काल और द्वितीय नगरीकरण के बारे में। अब आगे मैप में महाजनपद काल के विभिन्न स्थानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है अवंती। अवंती 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी भाग की महेश्मती। ये जनपद मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला हुआ था। अवंती ने मगध को कड़ी टक्कर दी क्योंकि यह लोहे में समृद्ध था। इसकी मजबूत किलेबंदी थी। शिशुनाग ने इसे जीतकर मगध में शामिल कर लिया। मौर्य शासक अशोक जब यहाँ युवराज था तो उसे अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला स्थान है मगध। इसमें आधुनिक पटना, गया के जिले और शाहाबाद के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह मगध सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था। पाली साहित्य में मगध, उसके निवासियों और उसकी राजधानी ग्रीवरेज या राजगीर के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। अगला है चेदी, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी सूक्ष्मदी थी, जो वर्तमान बांदा जिले में स्थित थी। इसकी सीमा कुरु महाजनपद के साथ जुड़ी थी। अगला है काशी। ये मगध के पश्चिम में स्थित जनपद था। यह आधुनिक वाराणसी नामक जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजघाट में की गई खुदाई से जानकारी मिलती है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में इसे मिट्टी की दीवार से घेरा गया था। प्रारंभ में यह शक्तिशाली महाजनपद था। जैनों के 23वें गुरु पार्श्व के पिता अश्वसेन को बनारस का राजा बताया गया है। आगे है अंग। ये बिहार में स्थित है। इसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर के जिले आते हैं। राजधानी इसकी चंपा है। अंग को अंत में मगध ने अपने में मिला लिया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में अंग का वर्णन महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में हुआ। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने बृहद्रथ की हत्या कर इसकी स्वाधीनता का अंत कर दिया। अगला महाजनपद है वत्स। इसकी राजधानी है कौशाम्बी। ये यमुना के तट में स्थित है। वत्स लोग वही कुरुजन हैं जो हस्तिनापुर छोड़कर प्रयाग के समीप कौशाम्बी में आकर बसे। महाजनपद काल में यहाँ पर मजबूत किलेबंदी की गई। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध उदयन, जो बुद्ध का समकालीन था, इसी जनपद से संबंधित था। अवंती के राजा प्रद्योत के साथ उसकी शत्रुता के विकास में अनेक मनोरंजक कथाएं प्राप्त हुई हैं यहाँ से। आगे है वज्जी। ये गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। 8 जनों का संघ था यह। इन 8 जनों में सबसे प्रबल था लिच्छवी। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। महावस्तु से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। बौद्ध साहित्य में लिच्छवियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आगे है मल्ल। ये कौशल के पड़ोस में ही मल्लों का गणराज्य स्थित था। इसकी सीमा वज्जी के राज्य के उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में थी। कुशीनारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। यहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद मल्ल राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। मगध ने इस पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में मिला लिया। आगे है कौशल। कौशल जनपद उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों में अवस्थित था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सहेत महेत नामक स्थान के पास यह श्रावस्ती स्थित थी। सहेत महेत गोंडा और बहराइच की सीमा पर स्थित थे। काशी की विजय के उपरांत कौशल काफी शक्तिशाली हो गया और कपिलवस्तु के शाक्यों को आतंकित करने लगा। इस राज्य का महत्वपूर्ण राजा प्रसेनजीत था, जो बुद्ध का समकालीन था। फिर आता है पांचाल। ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी की काम्पेल्य।
कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों इसी प्रदेश में सम्मिलित था। ये आज का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में फैला हुआ है। पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। इसके बाद आता है कुरु। ये उत्तर वैदिक काल में आर्यों के दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु दोनों मिलकर कुरु नाम से जाने गए और ये आधुनिक कुरुक्षेत्र के समीप रहने लगे। फिर कुरु जनपद इन्हीं कुरुओं के कारण जाना गया। जातकों के अनुसार इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यादवों, भोजों और पांचालों के साथ कुरु राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आगे आता है अस्मक। ये विंध्य के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है। यह गोदावरी नदी के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी पोटल या पोटली थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार अस्मक का संबंध अवंती से था। महाभारत और वायु पुराण में अस्मक नामक राजा का वर्णन भी मिलता है। आगे है भड़ौच। ये यूनानी ग्रंथों में बेरी गाजा नाम से वर्णित है। वर्तमान में गुजरात राज्य में भरूच नामक जिले में स्थित है। ये महाजनपद काल से लेकर आगे के कालों तक पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह के रूप में रहा। आगे है कुंडलग्राम। ये बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थल है। फिर आता है मथुरा, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी का एक जिला है ये और श्री कृष्ण की जन्मस्थली के नाम से विख्यात है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी भी मथुरा थी। कुषाणों के अधीन मथुरा कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला है मत्स्य। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्रमुख महाजनपद था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर आधुनिक राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। साहित्यिक स्रोतों से अपर मत्स्य, वीर मत्स्य आदि जो उल्लेख आए हैं वे शायद इस मूल राज्य की शाखाएं हैं। मत्स्य प्रदेश कभी चेदी जनपद के अधीन था। अगला आता है लुम्बिनी। ये वर्तमान में नेपाल के रुम्बिनदेही जिले में स्थित है। महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक ने इस स्थान की यात्रा की थी। अशोक ने यहाँ का भूमिकर घटा दिया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित में लुम्बिनी का उल्लेख बुद्ध के जन्मस्थल के रूप में किया है। आगे है सूरसेन। मथुरा के उत्तर पश्चिम में स्थित है ये। मथुरा इसी सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन का शासक अवंती पुत्र था जो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। पाणिनि के समय अध्यक और वृष्टिजन का वास स्थान मथुरा में ही था। आगे है सियालकोट। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्वयं एक जिला है। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की राजधानी साकल इसी सियालकोट में स्थित थी। बाद में साकल हूण शासक मेहरकुल की राजधानी भी बना। आगे है गांधार। ये वर्तमान के काबुल, पेशावर और रावलपिंडी जिलों में अवस्थित था। तक्षशिला इसी की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पुष्कर सारिन नामक राजा राज्य कर रहा था। 16 महाजनपदों में से एक था। फारस ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसे जीत लिया। आगे आता है कंबोज। ये जनपद वर्तमान अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है। हिंदू कुश के दक्षिण पूर्व में स्थित था यह। मौर्यकालीन बेगराम और लमघान अभिलेख इसी के नज़दीक पाए गए हैं। राजपुर कंबोज की राजधानी थी। कंबोज में पहले तो शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती थी, लेकिन कौटिल्य के समय यह एक संघ राज्य बन गया। तो ये सारे प्रमुख स्थान थे महाजनपद काल के। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।